नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल शिवास जीएस में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या कोई स्टेट पीसीएस या स्टेट एसएससी के जो जीके आएंगे, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, जो भी सभी मिला के एक कॉम्बाइंड जीके का पार्ट 1। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू यूज फास्ट इंदुस सिविलाइजेशन, इनमें से कौन है जो फास्ट टर्म इंदुस वैली सिविलाइजेशन का टर्म यूज़ किए थे? उसमें से आंसर आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिष्ट, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। इसमें से कौन होंगे? आपके होंगे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है ये फास्ट अपना जो टर्म है इंदुस वैली सिविलाइजेशन को यूज़ किए थे। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। हम सभी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बट मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है ये शायद ही किसी को पता होगा, तो इसको भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा। ये आया था भी बहुत सारे क्वेश्चन में। ये है जेसी थॉमस। ये डायरेक्टर थे अग्नि IV, जो अग्नि 4 जो हमारा लॉन्च हुआ था इंडिया का, उसका डायरेक्टर थे। वो DRDO से है और उनका होम स्टेट है केरला। 1963 में वो जन्मतिथि उनका जो है 1963 में केरला में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर, व्हिच कंट्री हैज चेंज इट्स कैपिटल रिसेंटली। कौन सा देश है इनमें से जो अपना राजधानी हो रिसेंटली चेंज किया है? हम सुने होंगे इंडोनेशिया जो है उसका कंट्री का कैपिटल है जकार्ता, बट ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट चेंज और जो बर्फ़ जो आइसबर्ग है वो पिघलने से, मेल्टिंग होने से उसका जो जकार्ता जो कैपिटल है वो धीरे धीरे डूब रहा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है, एक बिल पास किया है कि उसका जो कैपिटल है जकार्ता को शिफ्ट कर लेंगे। कहाँ पर? नुसंतरा, एक सिटी का नाम है नुसंतरा, जो एक जिसका मीनिंग है आर्किपेलागो। तो वहाँ पर ये लोग शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो याद रखिएगा नुसंतरा भी आ सकता है। किसका कैपिटल है? न्यू कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री, या कौन सा कंट्री इसका कैपिटल चेंज किया है? इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो पहले चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चाइना में उसको यारलोंग सांगपो बोला जाता है, आसाम में लुइट बोला जाता है, और जब ये बांग्लादेश में घुसता है तो उसको जमुना भी बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा है जो है आपका इसमें से ट्राइब्यूटरी है नहीं है? तो यमुना उसका ही नाम है, तो ये कैसे ट्राइब्यूटरी हो जाएगा? लेकिन इसको इसीलिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका नाम याद रखा जाए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम बहुत सारा नाम है, लोहित रिवर है, यमुना है, तो ऐसा यारलुंग सांगपो है। तो कहाँ पर क्या नाम है ये सब चीज़ याद रखना है। प्लस ये जो मानस, सुबनश्री और तीस्ता है ये इसके ट्राइब्यूटरी है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी करंट इकोनॉमी का, बहुत करंट में ये जो चीज़ को बहुत सारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़ में बहुत आ रहा है, जो है व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडफॉल टैक्स। वाइंडफॉल टैक्स क्या होता है? तो ऑप्शन में कन्फ्यूज मत होइएगा, उसमें दिया हुआ है एक टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल कंपनीज। ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टैक्स लगाया है, जो भी क्रूड ऑयल कंपनी है, जो हमारे ऑयल कंपनी है, जो क्रूड ऑयल मतलब जो डायरेक्ट मिट्टी वाला जो तेल उत्पादन करते हैं, उनमें क्या हुआ कि इससे पहले हम लोग थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना शेयर लगाता है, वो 50% से ज़्यादा जिसमें होता है उसको PSU बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो भी क्रूड ऑयल कंपनीज है उसमें जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, तो इसमें प्रॉफिट भी शेयरिंग लेता है। मान लीजिए जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से शेयरिंग लेगा। बट ये क्या हुआ कि क्रूड ऑयल कंपनी को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। ज़्यादा मतलब जिसका जो MOU साइन हुआ था उससे ज़्यादा भी
प्रॉफिट होने लगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बोला कि नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इसका ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर भी हमें चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए। तो ये चीज़ को ही बोला जाता है, जो प्रॉफिट बेस्ड टैक्स को ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा गवर्नमेंट को शेयर जाएगा, इसको बोलते हैं वाइंडफॉल टैक्स। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इसका जब सेपरेट वीडियो आएगा वाइंडफॉल टैक्स के बारे में, उसमें दिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, व्हिच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स। एक्चुअली ये वेटलैंड्स नहीं होगा, रामसर साइड होगा, रामसर साइड। रामसर जो है ये एक ईरान का कंट्री है जहाँ पर रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 1992 में। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट कहाँ पर है, ये है यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, लंदन में सबसे ज़्यादा 149 रामसर साइट्स आपको मिलेगा। कहाँ पर, यूके में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। और फरवरी 2 को इंटरनेशनल वेटलैंड डे करके भी ऑब्जर्व हम करते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, फ्रॉम व्हिच ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज बोरोड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ चीज़ आज इम्प्लीमेंट हो रहा है वो क्या हुआ है कि अमालगमेटेड है। अमालगमेटेड मतलब सबसे मिक्स है, यहाँ से कुछ ले लिया, दूसरे कंट्रीज रसिया से कुछ ले लिया, इंग्लैंड से कुछ ले लिया, अमेरिका से कुछ ले लिया, सब मिला के एक अमालगमेट करके वो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो सभी चीज़ तो अमालगमेट नहीं हुआ है, कुछ चीज़ अपना भी है और कुछ चीज़ जो है कहीं कहीं से लिया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन हमारा है ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नर का अभी कंटिन्यूस में न्यूज़ में आ रहा है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर याद रखिएगा, दो चीज़ है, एक ऑफिस ऑफ द गवर्नर है और एक क्या चीज़ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी किया जाता है। तो वो दोनों चीज़ अलग है। जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर ये आया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये है आपका कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम कंफ्यूज मत होइएगा, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है ऑफिस ऑफ द गवर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्लेड 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स। तो इनमें से कौन है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 6 वर्ल्ड कप नहीं खेला है। तो इससे पहले हमको पहले याद रखना है कि कौन कौन हो जो खिलाड़ी है जो 6 वर्ल्ड कप क्रिकेट में खेल चुके हैं। पहले तो है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है जावेद मियांदाद, और तीसरा जो है खिलाड़ी जो अभी रिसेंटली रिटायर लिया है इंडियन क्रिकेट से, वो है मिथाली राज जो है 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप वो खेले हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका आंसर है कौन नहीं खेला है, तो होगा ये आंसर रिकी पॉन्टिंग। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट नोन टू पीपल ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिस्ट्री से है, प्री हिस्ट्री पीरियड है, ये है लायन। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज ए कोल्ड करंट। सो पहले देखना है कोल्ड करंट कौन सा है। अच्छा, पहले चलते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कोल्ड करंट और वार्म करंट में डिफरेंस क्या है, इसका ज्योग्राफी का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें डिटेल्स देखिएगा। ताकि अभी मोटा मोटी तौर पर याद रखिए, कोल्ड करंट जो होता है जो वार्म एरिया से लेके कोल्ड एरिया में जाता है, और जो मैक्सिमम कहाँ से जाता है, समंदर का ऊपर का जो करंट है वो जाके लैंड में फॉलो होता है, उसको बोला जाता है कोल्ड करंट। और जो अपोजिट है वो वार्म करंट। तो इसके डिटेल्स बाकी हम डिटेल्स इसका जो ज्योग्राफी का वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। तो इसमें से कौन दिया है कि कोल्ड करंट। आप एक बार ज्योग्राफी में जो बुक है एनसीईआरटी का, हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें एनसीईआरटी का 11 और 12 बुक कवर होगा, तो उसमें ये डिटेल्स दिया जाएगा सब, कौन सा आपका वार्म करंट और कोल्ड करंट कौन है। तो इसमें से जो कोल्ड करंट कौन सा है आपका है ओयासियो। ये क्या है कि ये कोल्ड करंट है। बाकी ओगुलास, कुरोशियो, गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, वार्म करंट। तो इसका सिचुएशन कहाँ पर है, ये हमारा है ईस्टर्न सेक्टर में, जापान से लेकर ये आता है, तो इसको हम कोल्ड करंट बोला जाता है। बाकी जो ओगुलास है, कुरोशियो है,
या गल्फ स्ट्रीम है, ये सब वार्म करंट में आता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज RTSS रिसेंटली इन न्यूज़। सो ये एक नया क्वेश्चन है, ये अब देखिएगा, इसको बहुत न्यूज़ में आया था बीच में। सो ये RTSS क्या है? ये है एक वैक्सीन फॉर मलेरिया। ये मलेरिया के लिए पहला वैक्सीन निकला है। सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मलेरिया तो बहुत पुराना बीमारी है, अभी तक उसका वैक्सीन नहीं निकला था। नहीं निकला था, अभी ही रिसेंटली निकला है इसका वैक्सीन। और ये है RTS मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस है, और इसको अक्टूबर 2021 में, और इसका जो ये तो है वैक्सीन का नाम बस इसको, लेकिन ये मार्केट में कौन सा नाम पे पाया जाता है? वो है मॉस्क्यूरिक्स। इस नाम पर मार्केट में ये बेचा जा रहा है, याद रखिएगा इसको। तो ये क्या है? RTSS है, वैक्सीन फॉर मलेरिया। नेक्स्ट चलिए, हुई स्टेट हैज लार्जेस्ट ट्री कवर अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए, एक यहाँ पर एक कीवर्ड है ट्री कवर। हम लोग तो सब पढ़े हैं कि फॉरेस्ट कवर, बट ये ट्री कवर क्या है, ये एक अलग चीज़ है। आप इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर कीजिएगा तो इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। तो ट्री कवर क्या है? देखिए, फॉरेस्ट कवर तो जहाँ जानते हैं हम, जहाँ फॉरेस्ट एक जगह होता है, बट ट्री कवर क्या है? फॉरेस्ट को छोड़ के बाकी जहाँ एरिया में जो ट्री है, जो पेड़ लगाया जाता है या पेड़ है, उसको बोला जाता है ट्री कवर। तो इसमें से दिया है कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पर वो वाला ट्री कवर ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं है। फॉरेस्ट में से ज़्यादा है MP, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, बट सबसे ट्री कवर जो है ज़्यादा है, ये है आपका महाराष्ट्र में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, आर्टिकल 239AA रिलेटेड टू दिल्ली स्टेटहुड। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 239A है, ये दिल्ली स्टेटहुड के रिगार्डिंग है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द अबव आर्टिकल। तो ये इसमें से कौन है? ये आर्टिकल्स के, इसको पूरा डिटेल्स पढ़िएगा। आर्टिकल 239A है, हमारा डिटेल्स चैप्टर आएगा दिल्ली के ऊपर, तो उसमें ये दिया हुआ होगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। LA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक रूल ऑन स्टेट लिस्ट, ये भी ठीक हो सकता है। स्टेट LA कैन मेक रूल ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी हो सकता है। स्टेट LA कैन मेक रूल ऑन पुलिस एंड लैंड। ये देखिए, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टेट में स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है, वो पुलिस और लैंड के ऊपर, पुलिस मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर, एवं लैंड मतलब जो आपका भूमि के ऊपर जो भी रूल है वो बना सकता है। बट दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पुलिस और लैंड के ऊपर नहीं बना सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ के ऊपर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकता है रूल। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही बना सकते हैं। ये स्पेशल पावर दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो ये सिर्फ चीज़ याद रखें। तो इसको निकाल देने से हमारा हो गया A और B, बोथ A एंड B, 3 नंबर ठीक हो जाएगा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों लिस्ट के ऊपर जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर रूल बना सकता है, एक्सेप्ट पुलिस एंड लैंड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज डर्टीएस्ट एयर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट एयर, ये तो भिवंडी है राजस्थान में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा भिवंडी है। फिर अभी रिसेंटली चेंज हो रहा है, रिसेंटली डाटा आएगा तो शायद कलकत्ता है फर्स्ट में, लेकिन अभी तक जो है भिवंडी ही सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट एयर है। 7 नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म वैक्सीन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच एनिमल। देखिए, वैक्सीन का बहुत दिन से, वैक्सीन जब से कोविड-19 आया है तभी से वैक्सीन के बारे में ज़्यादा चर्चा चल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है बहुत एग्जाम में, और अभी भी आने का चांस है। तो ये जो वैक्सीन टर्म है ये डिराइव हुआ है काओ वर्ड से, याद रखिएगा। काओ जो गाय के वर्ड से ये वैक्सीन शब्द डिराइव हुआ है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द कंट्री इज नॉट विद इन द बेस्ट 5 कंट्रीज टीम इन द रिसेंट चेस ओलंपियाड 44th हेल्ड इन तमिलनाडु। तो इसमें से और एक क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं कि रिसेंटली जो तमिलनाडु में चेस ओलंपियाड हुआ है, पहली बार इंडिया में हुआ है, वो 44th है। 44th वाला जो चेस ओलंपियाड हुआ है उसमें कौन, जो ये 4 कंट्री दिया है इसमें से कौन बेस्ट 5 कंट्रीज टीम में नहीं आया है रिजल्ट में। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन है फर्स्ट में। पहला आपका उज्बेकिस्तान टॉप में है, फिर नेक्स्ट है आर्मेनिया,
आर्मेनिया है। नेक्स्ट है इंडिया बी, इंडिया का दो टीम गया था, इंडिया ए और एक बी। और नेक्स्ट है यूएसए। तो 5 जो ऊपर से लेकर नीचे तक फर्स्ट 5 कंट्री याद रख लिए। एक पहले है आपका उज्बेकिस्तान, नेक्स्ट आर्मेनिया, नेक्स्ट इंडिया ए, इंडिया बी, नेक्स्ट यूएसए। तो इसमें से कौन नहीं है पांचों में? नॉर्वे। याद रखिएगा, जबकि नॉर्वे के अच्छे चेस प्लेयर रहते हैं, बट इसमें टॉप 5 में नॉर्वे है नहीं है। नेक्स्ट चीज याद रखिए, नेक्स्ट द बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चेंज हुआ है। पहले 2005 और 6 था, अभी हो गया है 2011 और 12। इसका जो बेस ईयर है 2011 और 12 है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, हु पोस्टुलेट दैट आर्यंस केम फ्रॉम आर्कटिक और यूरोप रीजन। जो आर्यंस है वो आर्कटिक या यूरोप रीजन से आए हैं। ये कौन? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यास टाकुते गुलाब आर द नेम्स सीन इन रिसेंट, व्हाट आर दिस। तो ये सब तो सिंपल सा क्वेश्चन है। टाकुते तो आप याद रखिए या जानते ही होंगे, यास गुलाब ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इसको हम ट्रेन 18 के नाम पर भी जानते हैं, ट्रेन 18 के नाम पर भी जानते हैं। ये पहले लॉन्च हुआ था कब? 15 फरवरी 2021 को। पहला जो है दिल्ली से वाराणसी और नेक्स्ट दिल्ली से कटरा, 2 ट्रेन पहले स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में कौन सा हमारा सही नहीं है? पहले दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सच ट्रेन वाज बिल्ट एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये सही है। नेक्स्ट है, इट इज़ सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन विदाउट इंजन कंपार्टमेंट। तो इसमें दिया है सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब इसके इंजन का डब्बा नहीं है और अपने आप ही जाता है। तो ये वाला है जो सही है। हम ये सोचते हैं कि ये गलत होगा, बट ये वाला सही है, मतलब इसका कोई इंजन नहीं है। याद रखिए, विदाउट इंजन कंपार्टमेंट ये चलता है, ये भी सही है। तो रॉन्ग, इट इज़ सेमी स्पीड ट्रेन और इट ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर्स पर आवर, ये भी ठीक है, बट ये सेमी स्पीड नहीं है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। याद रखिएगा, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, Which state is not included in the 6th schedule of constitution। सो 6 शेड्यूल जो है हमारा ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। तो इसमें कौन सा स्टेट आते हैं ना? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखिएगा, ATM और मी, A आसाम, T त्रिपुरा, M मेघालय में ME याद रखिएगा, और M मिजोरम, ME, ATM में मी। ये टर्म्स को याद रखिएगा। 6th शेड्यूल इसके अंडर आता है। तो इसमें से कौन सा हमारा नहीं है ना? अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अच्छा, इसके अंदर देखते हैं इसका क्या कंडीशन 6th शेड्यूल में क्या है। जो ट्राइबल एरियाज है उसमें क्या हुआ है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गढ़ सकते हैं। इसका पावर किसके ऊपर है ना? आपका गवर्नर के ऊपर। आर्टिकल 275 नोट करिएगा, आर्टिकल 275 के तहत जो गवर्नर है स्टेट का गवर्नर, इनको ऑथोराइज किया हुआ है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कर सकते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पावर बहुत सारा है। जैसे हमारा पंचायत राज का पावर है, पंचायत के ऊपर टैक्स लेवी कर सकता है, टैक्स दे सकता है, तो उसके ऊपर ही उसका बहुत सारा पावर है। अब इतना याद रखिए, बाकी नेक्स्ट जो डिटेल्स वीडियो आएगा तो उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कम अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। ये सीधा सा है। इसके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर 5 डिपार्टमेंट आता है। उसमें से कौन है? एक है एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू, एक है फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और इसमें से जो है आपका हेवी इंडस्ट्री जो है, हेवी इंडस्ट्री आता है इसके अंडर। पहले हेवी इंडस्ट्री जो था, हेवी इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री अलग रहता था, लेकिन अभी जो है हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। ये चीज़ याद रखिएगा।
सॉरी ए नॉट, ए नहीं, बी होगा आपका आंसर। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, आप पहले याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में सिक्स डिपार्टमेंट है। सो वो 6 डिपार्टमेंट्स में से एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसमें से जो है पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, हु इज़ द फ्लैग बियरर फ्रॉम इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। जो हमारा बर्मिंघम में आपका जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था अगस्त में, तो पहले याद रखिए कि कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है। कॉमनवेल्थ गेम होता है, इसका जो नेम है कॉमनवेल्थ, मतलब सबका वेल्थ जो है बराबर होगा। जितने भी इंग्लैंड के जो उपनिवेशवाद थे, जो भी इसके अंडर में जो भी कंट्रीज पहले रहता था, वो सभी को लेके एक गेम बनाए थे। वो सभी कंट्री मिलके एक गेम खेले थे, तो उसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज गेम बोला जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। तो अभी 2016 का जो होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, इस बार का हुआ था इंग्लैंड बर्मिंघम में। तो इसमें इंडिया भी रिप्रेजेंट किया था। तो जो इंडिया का जो रैंक है, इंडिया का जो गोल्ड मेडल है वो है 61 टोटल मेडल लाया है। और इसमें से पहले हुआ है इंग्लैंड, कनाडा नेक्स्ट, और इंडिया है। इंडिया का पोजीशन 3rd है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। 4th है। ऑस्ट्रेलिया पहले, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया पोजीशन में, और फर्स्ट पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया, सेकंड में इंग्लैंड, 3rd में कनाडा और 4th में इंडिया। इंडिया का टोटल मेडल है जो 61 है। और ये जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें जो फ्लैग बियरिंग करने वाले थे शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर है, और उन्होंने गोल्ड भी लिया था इस बार कॉमनवेल्थ गेम में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इंडिया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है 40, टोटल 40 है। उसमें से 32 है कल्चरल, 7 है नेचुरल, और 1 है मिक्स टाइप। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। आंसर है 40 और इसका सीधा आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, The non-permanent members of UNO are elected for how many years। तो ये चीज़ दिया हुआ है। यूएनओ का जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डिटेल्स जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हम बताएंगे इसमें क्या होता है करके। तो अभी जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर है टोटल 10, हर साल इलेक्टेड होते हैं, और 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है चलिए, द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है 1993 में ये ऑर्गेनाइजेशन गठन हुआ था, और इसका जो पहला जो चेयरपर्सन थे रंगनाथ मिश्रा, और अभी का जो चेयरपर्सन है वो है अरुण कुमार मिश्रा। तो ये रखिएगा रंगनाथ मिश्रा। और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर से बना हुआ है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, within which limit the earthquake shadow zone is exist। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, तो आप इसको याद रखिएगा। 15 डिग्री टू 145 डिग्री, इसके अंदर में जो भी एरिया आता है वो शैडो जोन में आता है। इसका डिटेल्स वीडियो होगा, उसमें बताया जाएगा ये शैडो जोन क्या है। शैडो जोन मतलब इस एरिया में अर्थक्वेक नहीं होगा। नेक्स्ट चले देखते हैं, मैच दी फॉलोइंग, ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को जो है, ऋग्वेद को कौन मतलब साइड करते, कौन गाए थे ना, होत्री। तो 1 का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा, ए से 2 हो जाएगा। और सामवेद को बोले थे उद्गत्री, ये हो जाएगा बी का 1। और यजुर्वेद का अथर्ववेद, ये ठीक है। और अथर्ववेद का भी गोपाठो, ये ठीक है। तो इसमें एक एडिशनल चीज़ याद रखिएगा, जो अथर्ववेद है उसको हमारा बोला जाता है कि उसमें 2 चीज़ दिया हुआ है, सभा और समिति। तो इसको 2 डॉटर्स ऑफ मैजिकल, ये मैजिकल फार्मूला को डिपेंड करता है, और 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति बोल के बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सभा समिति किस में मेंशन है ना, अथर्ववेद में मेंशन है। और अथर्ववेद क्या है, ये मैजिकल फार्मूला को डिनोट करता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहले एलिमेंटरी एजुकेशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा राइट्स नहीं था। तो ये जब 86th अमेंडमेंट
2 के तहत इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है। और ये हमारा एलिमेंटरी एजुकेशन भी हमारा जो राइट टू एजुकेशन में आ गया है। नेक्स्ट चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर अर्थ। तो इंटीरियर अर्थ में यदि है अर्थक्वेक वेव्स, तो इसमें इंटीरियर के बारे में हमको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ऊपर का ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में। नेक्स्ट वोल्कानोस है, उसमें क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर से जो भी मटेरियल है वो बाहर लावा के रूप में निकलता है, तो उसमें हमको पता चलता है कि इसके अंदर मतलब अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ क्या क्या मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इसमें आंसर होगा वोल्कानोस। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर द चक्र इज नोन एज। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मौर्यन एम्पायर में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रोविंस। तो इसमें याद रखिएगा मौर्यन एम्पायर को जब पूरा डिटेल्स पढ़ेगा तो उसमें सब कुछ चीज़ डिटेल्स दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है, विलेज को क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ 24 विलेज को क्या बोला जाता है। तो ये जो चक्र है ये प्रोविंस को डिनोट करता है। नेक्स्ट है दिस 22nd एनुअल समिट गवर्नमेंट हेड्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड एट व्हिच सिटी। तो ये हुआ है कौन सा, समरकंद। समरकंद कहाँ है, हमारा उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ था ऑर्गेनाइजेशन कब, अप्रैल 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन पहले सब जो वाशिंगटन ट्रीटी के तहत ये गठन हुआ था यूएसए के द्वारा, और बाकी सभी कंट्री मिलके। और टोटल जो कंट्री अभी है अब प्रेजेंटली 30 कंट्रीज है, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल मतलब क्या, किसी चीज़ से इरोड होके, किसी चीज़ से निकल के जाके निकल जाएगा। मान लीजिए एक पहाड़ है, उसमें से सब पत्थर धीरे धीरे निकल जाएगा, तो उसके बाद वो जो फॉर्म हो जाएगा उसको बोलते हैं इरोजनल फॉर्म। तो इसमें से कौन होगा, एस्कर। ये डिपोजिशनल फॉर्म है। डिपॉजिट मतलब जैसे जहाँ पर डिपॉजिट होके वो होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ओबाब काला इज ए प्रोग्राम फॉर फीमेल सेल्फ डिफेंस लॉन्च बाय व्हिच स्टेट। ये है कर्नाटका ने लॉन्च किया है अपना फीमेल को सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए ओबाब काला। नेक्स्ट है, इन व्हिच INC इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स रिजोल्यूशन वर पास्ड एंड हु प्रेसाइडेड इट। देखिए बेलगाम का 1924 है, इसमें नहीं हुआ था। ये इसलिए फेमस है कि बेलगाम में पहली बार महात्मा गांधी, ओनली सीजन है जहाँ पर महात्मा गांधी प्रेसाइड किए थे 1924 का बेलगाम। नेक्स्ट है कराची सीजन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। नेक्स्ट है बनारस सीजन, जिसमें हमारा क्या हुआ था, बनारस सीजन में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले जो प्रेसाइड किए थे, उसमें स्वदेशी मूवमेंट रेजोल्यूशन पास हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के लिए। और नेक्स्ट है हरिपुरा सीजन, जिसमें प्रेसाइड किए थे सुभाष चंद्र बोस। और ये भी इनका लास्ट था क्योंकि 1939 में नेक्स्ट ये सुभाष चंद्र बोस फिर इलेक्ट हुए थे, बट ये रिजाइन कर दिए थे। कुछ महात्मा गांधी के साथ इनका कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन हरिपुरा सीजन और एक भी चीज़ के लिए है कि हरिपुरा सीजन एक ही सीजन है जो एक गाँव में, हरिपुरा नामक एक गाँव में ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो इसमें इसका जो आंसर हुआ फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन जो था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 कराची सीजन में हुआ था। नेक्स्ट चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चीज़ को याद रखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये चीज़ बहुत न्यूज़ में है। आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका जो पीरियड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया हुआ था। कौन सा पीरियड में आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया हुआ था, तो ये जो है 12 मार्च 2021 से लेके, पहले जो डेट था 12 मार्च 2021 से लेके 5 वीक्स 15 अगस्त 2022 तक था। फिर उसको बढ़ा दिया गया एक साल, 15 अगस्त 2023 तक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 12 मार्च इसलिए 12 मार्च को क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसी दिन हुआ था गांधी जी का सॉल्ट मार्च। गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था साबरमती में, तो उसी डेट को पहला स्टार्ट किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो इसका पीरियड है, याद रखिएगा, 12 मार्च 2021 टू 15 अगस्त 2023। नेक्स्ट चलिए, व्हिच इज़ नॉट प्रेजेंट इन सलाइन सेल। तो हमारा जो वेरियस टाइप का जो सॉयल है, जैसे
सोलैन लवण शैल है और लैटेराइट शैल है, रेगुर शैल है, तो उसमें से कौन सा चीज़ नहीं है। तो इसमें जो आप याद रखिएगा, जो सोलैन शैल है उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बट कैल्शियम की कमी दिखाई देता है। याद रखिएगा, कैल्शियम सोलैन शैल में नहीं है। बाकी डिटेल्स इसका वीडियो आ रहा है, डिटेल्स ज्योग्राफी का जो वीडियो आएगा उसमें दिखाया जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच फील्ड यू कैन फाइंड ए प्रोफेशनल टर्म चाइनीज़ वॉल। सो चाइनीज़ वॉल तो हम जानते हैं कि चाइना वॉल जानते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और चाइना के बीच में है चाइना वॉल, बट चाइनीज़ वॉल एक टर्म यूज़ किया जाता है किसमें ना, इकोनॉमी में। ये चाइनीज़ वॉल क्या है, ये मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो बिजनेस है, सो उसको अलग अलग जो टर्म डिवाइड किया जाता है उसको इकोनॉमी में हम बोला जाता है चाइनीज़ वॉल। ये भी याद रखिएगा। विच ऑफ दिस नॉट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, अब पहले इसमें कंफ्यूज हो जाए। एग्रीकल्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो प्राइमरी सेल है। माइनिंग ये सेकेंडरी हो सकता है, क्योंकि माइनिंग तो हम लोग दूसरा जो बोलते हैं गाड़ी वगैरह यूज़ करके और डंपर वगैरह यूज़ करके, जैसे पॉकलिन यूज़ करके करते हैं, ये भी सेकेंडरी हो सकता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन इसमें भी सेकेंडरी हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी सेकेंडरी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें हम नेचुरल जो चीज़ है, जो नेचर को यूज़ करके जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर को यूज़ करके डायरेक्टली नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी। जो नेचर को यूज़ करके हम इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। ये चीज़ को याद रखिएगा। नेचर, यूज ऑफ नेचर, फर्स्ट है यूज ऑफ नेचर। तो इसमें से कौन है, एग्रीकल्चर डायरेक्टली नेचर, मिट्टी को यूज किया जाता है। माइनिंग वही मिट्टी पहाड़ खोदते हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन समंदर खोदते हैं या समंदर के अंदर जो है। तो ये तीनों हो गया प्राइमरी सेक्टर। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा जो बुद्धि विवेक है इसको यूज़ किया जाता है, थर्ड हो जाता है ये। सो ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता, ये टर्शियरी सेक्टर में आता है। 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, चलिए, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज प्लेस्ड इन व्हिच लिस्ट। तो देयर आर 3 लिस्ट, 3 लिस्ट है जिसके ऊपर हमारा जो सेवेंथ शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में डिसाइड कर दिया है कि किसमें कौन सा चीज़ के ऊपर, क्योंकि पहले तो ये जो स्टेट्स है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं था। सरदार पटेल जी के द्वारा सभी स्टेटों को एकत्रित किया गया। उसमें MOU साइन हुआ कि ये चुक्ति के ऊपर, ये सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग रूल बनाने ला, बाकी इस चुक्ति के ऊपर जैसे हो गया हमारा क्या हुआ ना, दूसरे देश के साथ जो संबंध करना है वो सब चीज़ क्या करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। वार कराना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। बाकी जो अंदर का लॉ एंड ऑर्डर और हमारा जो हो गया क्या लैंड, इसके ऊपर स्टेट रूल डिफाइन करता है। बट इसमें से कुछ चीज़ है जो दोनों मिलके डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो कंट्री का एक डेवलपमेंट के लिए दोनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे चीज़ है जिसमें ऊपर हमारा क्या करते हैं ना, दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। तो इसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। एक स्टेट लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट बनाता है, एक सेंट्रल लिस्ट है जिसके ऊपर सेंटर बनाता है, और एक दोनों के बीच दोनों बनाते हैं मिलके जो है कॉन्करेंट लिस्ट। टोटल 97 सेंट्रल लिस्ट में है और 56 स्टेट लिस्ट में है और 44 या 47 समथिंग, एक्यूरेटली मैं आपको दिखा देंगे, बता देंगे वो चीज़ किस में है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इसमें जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। याद रखिएगा, एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट दोनों बनाएंगे इसके ऊपर नियम। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर यू विल फाइंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ये हम मिलेगा किसमें, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमको ये मिलेगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, व्हिच एक्ट और डिक्लेरेशन वाज कॉल्ड माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, माग्ना कार्टा तो ये इंग्लैंड का रूल बुक है, बट और एक है माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये ज़्यादातर न्यूज़ में नहीं दिया हुआ है, कहीं पर बहुत कम मिलेगा इसको। माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बाय द मॉडरेट नेता जो थे उन लोगों ने बोला था ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तो याद रखिएगा, मॉन्टेगू डिक्लेरेशन, जो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन हुआ था जो अगस्त ऑफर के तहत, इसको बोला जाता है
माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कौन बोले थे? जो मॉडरेट्स थे उसको इन्होंने कमेंट्स दिया था कि ये क्योंकि इसके ये जो बनाया गया था मॉन्टेगू डिक्लेरेशन में इंडिया गवर्नमेंट को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट में कैसे सुचारू रूप से नियम पालन हो सके, कौन सा नियम पालन होगा, तो उसके ऊपर ये लोग कमेंट्स दिए थे। इसके ऊपर जो भी बिंदु था तो उसके लिए उसको मॉडरेट लोग क्या किए थे, बोले थे ना माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, इन हुई स्टेट इंडिया फर्स्ट avalanche मॉनिटरिंग रडार इज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन आर्मी। तो इसमें से एक आंसर, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, ये avalanche मॉनिटरिंग रडार जो स्टेट में हुआ था कौन किया था? ना इंडियन आर्मी। और avalanche मतलब जो भूस्खलन होता है तो उसको मॉनिटरिंग सेंटर पहले कहाँ हुआ है? ना सिक्किम में हुआ है, याद रखिएगा ये सिक्किम में सी। नेक्स्ट चलिए, आप लोग खुद वीडियो को स्टॉप करके पहले अपना आंसर देखिए, फिर उसके बाद मिलाइए आंसर से, तो इसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया लॉन्च द स्कीम फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। ये फ्लीट को देख के सभी सोचेंगे कि नेवी का होगा, कोस्ट गार्ड का होगा, बट ये याद रखिएगा ये इंडियन एयरफोर्स का स्कीम है। इसके तहत क्या होता है ना, इनके जो पर्सन है, इनके जो फ्लीट वगैरह मतलब पायलट जो जेट वगैरह है, उसको इंडियन ऑयल के साथ इन लोगों ने मिलके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके तहत उनको एक कार्ड दिया जाएगा और कहीं से भी ये लोग ऑयल ले सकते हैं, जो फ्यूल इसको भर सकते हैं। तो ये कौन स्टार्ट किया है? याद रखिएगा, फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव। तो ये है इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स डे अक्टूबर 8 को पाला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मार्च मैच द फॉलोइंग रिवर्स एंड डैम्स ऑन देम। तो देखिए, पहले देखिए ये डैम्स जो है न्यूज़ में था काफ़ी, इसीलिए इसको अभी करंट में दिया हुआ है। पहले मलबरी डैम में जो है काबुल नदी में है, इसलिए काबुल क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में फिर से हमारा कॉन्सुलेट स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना फिर जो भी प्रोटोकॉल वगैरह वो वहाँ शुरू कर दिया है, वहाँ से फिर से हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो पहले तालिबान के कवर करने के बाद कुछ दिन के लिए वहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्सुलेट बंद था, तो अभी फिर से चालू हो गया है। तो इसके लिए याद रखिएगा, मलबेरी डैम काबुल रिवर के ऊपर, तारबेला डैम इंदुज रिवर के ऊपर, थ्री जॉर्ज डैम जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, वो यांगजे रिवर चाइना में है, और इरुकी डैम जो है वो पेरियार रिवर केरला में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? A2 B1 C4। तो ये हो गया बी आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, बी आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा गलत है ये वाइस प्रेसिडेंट के? इट इज़ बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ये। नेक्स्ट है, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी ठीक है। देयर इज नो, नेक्स्ट डी पढ़ते हैं, देयर इज नो मैंडेटरी प्रोविजन लाइक प्रेसिडेंट टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विद इन 6 मंथ। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर टर्म खत्म हो जाता है तो विद इन 6 मंथ यू हैव टू मेक री इलेक्शन, बट प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट में ऐसे कोई नहीं है। 6 महीने के बाद भी जब तक नहीं होंगे तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो तभी तक अपना गवर्नर का पद रखते हैं। तो ये है, ही हैज़ नॉट द वोटिंग राइट इन राज्यसभा। ये राज्यसभा का चेयरमैन होते हुए भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। सिर्फ कब वोट कर सकते हैं? जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पैरेलल वोट हो जाएगा, उसका भी दोनों तरफ का इक्वल वोट हो जाएगा, तब वो वोटिंग कर सकते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशन है, वो चीज़ हम बाद में बताएंगे, उसका जब गवर्नर का हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में बताया जाएगा ये चीज़। तो याद रखिएगा, he has not the voting right in राज्यसभा। नेक्स्ट है, परम गंगा इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? तो ये परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है। इंडिया में सुपर कंप्यूटर अभी बहुत सारे बनने लगे हैं, और इंडिया का जो पीएम गति शक्ति और पीएम का जो नया स्कीम बन रहा है, उसके तहत हमारे इंडिया में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर अभी बनने वाले हैं। तो उसमें से एक परम गंगा है, ये आकाश गंगा नहीं है, ये परम गंगा ये है क्या सुपर कंप्यूटर, ये IIT रुड़की ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, विच ऑफ द गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस आप पढ़े होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे पोटेंट गैस है, आप याद रखें। सबसे घातककारी गैस जो है पोटेंट गैस, ये हमारा रेफ्रिजरेटर से निकलता है,
पोटेंट गैस CFC, नेक्स्ट CH3 मीथेन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये हमारा ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे है, NO2 है, N2O है, बहुत सारे गैस ग्रीन हाउस गैस है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो हम बोलते हैं उसको भी, वो भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो अभी इसमें स्मोक जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस में ही आता है। तो लेकिन इसमें से कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, हु सेड रीनाइजेंस मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से लाया है क्वेश्चन। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको। ये कौन, प्रोटागोरस जो ग्रीक सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने बोला था जब रीनाइजेंस चल रहा था, रीनाइजेंस पीरियड, नवीनीकरण चल रहा था जो वर्ल्ड का, उस टाइम पे मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। याद रखिएगा, फेमस प्रूव है किसका है, प्रोटागोरस। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट 50 वीडियो लेके हम जल्दी आएंगे। तो ये सब वीडियो को आप पॉज करके खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद आंसर देखिए। और ये नहीं कि खाली यही वीडियो ही, यही क्वेश्चन ही मतलब एग्जाम में आएगा। इसके रिलेटेड जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे कि ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस में जो ग्रीन हाउस गैस का क्या कैपेबिलिटी है, क्या इसका असर पड़ता है, इसके ऊपर पूरा ग्रीन हाउस गैस को पढ़िए। और बाकी जहाँ अगर कोई डाउट होता है तो उसमें कमेंट्स में दीजिएगा, हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगे तो इसको पक्का शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए। थैंक यू।